उस पल में जब नींद और जाग के बीच की पतली सी रेखा सबसे ज्यादा डरावनी होती है, नीलिमा की आंख अचानक खुल गई। हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे कमरे में किसी का अदृश्य बोझ उतर आया हो। बाहर की खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवारें तक सुनती हुई लग रही थी। समय लगभग रात 12:03 का था। जैसे ही उसने करवट बदली, उसकी नजर उस घर पर पड़ी जो उनके नए घर के ठीक सामने था। एक पुराना जर्जर सा ढांचा जिसकी छत पर अक्सर अंधेरा थोड़ा ज्यादा ठहरा हुआ मिलता था, लेकिन आज कुछ अलग था। छत के बिल्कुल किनारे पर कोई खड़ा था। एक लड़की। उसके बाल हवा में हिल नहीं रहे थे, बस अजीब तरह से स्थिर पड़े थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ और उसका शरीर हल्की सी दांवाडोल हालत में था, जैसे किसी भी पल नीचे गिर सकती हो। नीलिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एक झटका लगा। वो लड़की बूढ़े अंकल आंटी की पोतियों में से ही एक लग रही थी। वही बच्चे जिनसे वह पिछले 2 दिनों से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ सेकंडों तक उसे देखती रही। लड़की हिली तक नहीं। उसका स्थिर शरीर अंधेरे में एक परछाई की तरह सिहरता रहा। हर 5 सेकंड में हवा की हल्की सीटी जैसी आवाज आती और लड़की बिल्कुल उसी जगह पर जमी रहती। कुछ तो गड़बड़ थी। नीलिमा घबरा उठी। उसने खिड़की खोली और आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे रात में गुम हो गई। लड़की ने पलटकर देखा तक नहीं। वो बस नीचे झांकती हुई जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रही हो या इंतजार कर रही हो कि कोई नीचे से उसे बुलाए। गली सुनसान थी। हर तरफ एक घुटन भरी सर्दी पसर रही थी। एक पल के लिए नीलिमा को लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन आंखों में चुभती ठंडी हवा उसे साफ बता रही थी ये सपना नहीं हो सकता। उसने तेजी से प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ लगाई। घर के बाहर अंधेरा और भी घना था। गली की लाइट लगभग बुझी हुई। बस हल्की पीले रंग की रोशनी उसे टुकड़ों में रास्ता दिखा रही थी। वो सामने वाले घर पहुंची और बेल को कई बार दबाया। बेल की आवाज खाली घर में अजीब तरह से गूंजने लगी, जैसे दीवारें उसे दोहराकर वापस भेज रही हो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। अंदर से वही बूढ़े अंकल और आंटी झांक रहे थे। दोनों के चेहरों पर थकान और हल्की चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी, लेकिन नीलिमा के चेहरे पर सिर्फ डर था। वो हांफते हुए उनके सामने बोली, पर शब्दों की बजाय बस सांसें ही निकल रही थीं। उसने छत की ओर इशारा किया और अंकल आंटी बिना कुछ कहे तुरंत ऊपर की ओर भागे। नीलिमा भी पीछे दौड़ी। सीढ़ियां जैसे अंतहीन लग रही थीं। हर पायदान पर उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी और उसकी सांसें खुद उसकी ही डर को और बढ़ा रही थीं। लेकिन छत पर पहुंचते ही वहां कोई नहीं था। पूरा टेरेस खाली पड़ा था। हवा शांत थी। हवा की वो सीटी जैसी आवाज भी कहीं गायब हो चुकी थी। नीलिमा स्टन्ड रह गई। कुछ ही सेकंड पहले लड़की बिल्कुल इसी जगह खड़ी थी। क्या वो छलांग लगा चुकी थी? क्या वो छुप गई? क्या कोई उसे नीचे ले गया? उसके दिमाग में खौफ के हजारों सवाल तैरने लगे। आंटी तुरंत लड़कियों के कमरे में गईं। दोनों पोतियां गहरी नींद में थीं। एक पल को कमरा इतना शांत था कि नीलिमा को लगा जैसे समय थम गया है। वो कमरे की दहलीज पर खड़ी रही। उसकी धड़कन इतनी तेज कि उसकी सांसें टूटने लगी थीं। लेकिन वहां लड़कियां सो रही थीं। सामान वही था, अंधेरा वही था। फिर छत पर खड़ी लड़की कौन थी? क्या वो इंसान थी? क्या वो भ्रम था या कोई और? नीलिमा को लगा जैसे कमरे की दीवारें उसे घूर रही हों। वो भारी कदमों से अपने घर लौटी, बिना ये समझे कि उसने जो देखा वो वास्तविक था या उसकी थकी हुई आंखों का धोखा। लेकिन अंदर आते ही उसे स्वीकारना पड़ा, उसने सच में कुछ देखा था। उस सन्नाटे में उस लड़की की स्थिर बेजान परछाई कहीं भी भूलने लायक नहीं थी। उस रात नींद उससे कोसों दूर रही। सुबह जब रोशनी खिड़की पर पड़ी तो कुछ पल के लिए नीलिमा को लगा कि शायद नया दिन पिछली रात की यादें मिटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरने लगी
और फिर कुछ भी याद नहीं रहा। जब होश आया तो अपने बिस्तर पर थी और उसके पास जयंत खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और दर्द दोनों थे, मानो वो कुछ छिपा रहा हो। नीलिमा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने धीरे से हवा में एक हाथ उठाया, जैसे उसे शांत रहने का संकेत दे रहा हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द नीलिमा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा गए। वो गर्भवती थी। नीलिमा ने पहले खुशी महसूस की, फिर डर, एक अजीब अनजानी घबराहट, क्योंकि पिछले 3 बार का दर्द आज भी उसके भीतर जिंदा था। जयंत के चेहरे पर उभरती बेचैनी भी साफ दिख रही थी, जैसे उसके भीतर कोई डर था, कोई साया, कोई ऐसी बात जिसे वह कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। घर की दीवारें अब और भी मौन थीं, जैसे वो किसी रहस्य को छुपाए बैठी हों, और सामने वाले घर की वो छत, वही जगह जहां कल रात वह लड़की खड़ी थी, अब और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि नीलिमा ने क्या देखा था, बल्कि ये उस लड़की ने उसे क्यों देखा और उसकी निगाह नीलिमा पर ही क्यों थी। नीलिमा को अंदेशा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। रात लगभग उसी सन्नाटे के साथ उतरी थी जैसा नीलिमा ने पिछले कई वर्षों से महसूस नहीं किया था। जंगल की हवा में एक अजीब कड़वाहट थी, मानो पैरों की सांसें भी कांप रही हो। घर के भीतर पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन उस हल्की रोशनी में भी परछाइयां किसी अनचाहे मेहमान की तरह फैलती जा रही थी। जयंत बैठा नीलिमा को देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और उसके भीतर एक दबी हुई बेचैनी, जिसे वो चाहकर भी शब्द नहीं दे पा रहा था। नीलिमा का चेहरा अजीब तरीके से थमा हुआ था, जैसे वो सही मायने में इस कमरे में मौजूद ही ना हो। उसका शरीर वही था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था, कहीं गहरे अंधेरे में। जयंत को अपने ही घर में हर चीज अलग महसूस हो रही थी। वो उठकर हर कमरे को एक बार फिर देख आया, बाथरूम, किचन, स्टोर रूम, लेकिन हर जगह वही अधूरा सा डर, जैसे उसकी गर्दन पर चढ़कर सांसें रोक देता था। उसे लगता था कि घर खाली नहीं है, कोई और भी यहाँ है, लेकिन कौन? उसका जवाब हवा में ही टंगा हुआ था। जब वह वापस कमरे में पहुंचा, नीलिमा अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जयंत ने धीरे से खिड़की की तरफ नजर उठाई। जंगल की ओर से अंधेरा ऐसे फैल रहा था जैसे कोई काला जानवर घर पर झुककर देख रहा हो। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा 1 सेकंड को थम जाती और अगले ही पल तेज दहाड़ की तरह खिड़कियों को हिला देती। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद किसी चेतावनी को पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। नीलिमा की सांसें बहुत धीमी और ठंडी हो चुकी थी। वो कुर्सी पर बैठने के बजाय फर्श पर बैठ गई थी, जैसे उसे नीचे बैठकर जमीन से कुछ सुनाई दे रहा हो। उसके उंगलियां जमीन को हल्के हल्के छूकर ऐसे खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे किसी दिशा में घसीट रहा हो। उसकी गर्दन कभी कभी झटके से एक दिशा में मुड़ जाती, इतनी तेज कि किसी सामान्य इंसान के लिए ऐसा करना असंभव था। जयंत ने अपने डर को निगला और उसके करीब बैठ गया। नीलिमा की आंखें बंद थीं, लेकिन बंद पलकों के नीचे कुछ भारी बेचैन हलचल चल रही थी, मानो उसकी आंखें नहीं बल्कि कोई और चीज हिल रही हो। कमरे की हवा अचानक ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि जयंत की सांस हल्की सी धुंध बनकर निकल रही थी। घर के भीतर तापमान गिरना सामान्य नहीं था और उसकी रीढ़ की हड्डी से पसीना ऐसे बहने लगा जैसे कोई बर्फीला हाथ उसकी पीठ पर रेंग रहा हो। उसी समय घर की सभी खिड़कियों ने एक साथ एकदम एक ही पल हल्की सी सरसराहट की, जैसा कि कोई अदृश्य चीज घर के चारों तरफ घूम रही हो, चक्कर काट रही हो, रास्ता ढूंढ रही हो। नीलिमा अचानक से उठी। उसकी चाल में सामान्य इंसान जैसा कुछ नहीं था। वो बिना आवाज किए उठी, बिना कोई संतुलन बिगाड़े, जैसे उसका शरीर अपने आप नहीं
बल्कि किसी और की उंगलियों से संचालित हो रहा हो। वो सीधी खिड़की की तरफ चली, लेकिन को रुक नहीं रही थी। उसने खिड़की के शीशे को ऐसे छुआ जैसे वह शीशा उसके लिए पारदर्शी न होकर कोई धड़कता हुआ जीव हो। उसके उंगलियों के स्पर्श से कांच पर धुंधली आकृतियां बन रही थी, किसी चेहरे जैसी, किसी मुड़े हुए जबड़े जैसी, किसी टूटी हुई गर्दन जैसी। जयंत डर से जमे खड़ा था, लेकिन अंदर कहीं उसकी बेचैनी न केवल नीलिमा के लिए थी, बल्कि इस डर के लिए भी थी कि यदि उसने उसे अभी नहीं रोका तो वह शायद पूरी तरह किसी और के हाथों में खो जाएगी। धीरे धीरे उसने नीलिमा को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसका स्पर्श इतने ठंडे शरीर से मिला कि उसे लगा उसने बर्फ का एक टुकड़ा पकड़ लिया है। नीलिमा की आंखें खुली, लेकिन उन आंखों में वह नहीं थी, कोई और था, कुछ और था। आंखों के अंदर गहराई में अंधेरा कुछ इस तरह फड़फड़ा रहा था जैसे कोई परछाई उसके भीतर किसी तंग कोठरी में बंद पड़ी हो और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे फड़कने लगी। गाल, होठ, आंखों के कोने, सब कुछ ऐसे हिल रहा था जैसे उसकी त्वचा के नीचे कोई कीड़ा दौड़ रहा हो। जयंत का दिल धक से नीचे गिरा। वो समझ गया कि ये नीलिमा नहीं है। कमरे में अचानक अंधेरा घना होने लगा। बिजली नहीं गई थी, लेकिन रोशनी ऐसे कमजोर होने लगी थी जैसे हवा का दबाव उस पर पड़े जा रहा हो। दीवारों पर टंगी परछाया बढ़कर लंबी हो गईं और फर्श तक फैलने लगी, एक दूसरे से मिलकर मानो एक ही परछाई में बदलने लगी। और तभी कमरे के बाहर जंगल की दिशा से एक गूंजती हुई धप 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज, बहुत भारी, पेड़ों के बीच चलते हुए सीधे इसी घर की तरफ आ रही हो। आवाजों में कोई तालमेल नहीं था, कदमों का आकार तय नहीं था, कभी भारी, कभी हल्के, कभी घसीटते हुए, जैसा कि कोई चीज चलना भूल चुकी हो लेकिन फिर भी चल रही हो। जयंत ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। उसका डर उसे पीछे खींच रहा था। उसका शरीर जैसे अपने आप कांप रहा था। नीलिमा अचानक जमीन पर बैठ गई, लेकिन वो बैठना सामान्य नहीं था। उसके घुटने अजीब कोण पर मुड़ गए थे। उसकी रीढ़ धीरे से पीछे को झुकने लगी, इतना कि किसी इंसान की हड्डियां इतनी मुड़ती तो टूट जाती, लेकिन उसकी हड्डियां नहीं टूटी। सिर्फ आवाज आई, हल्की लेकिन साफ, सूखी लकड़ी के मुड़ने जैसी। उसकी गर्दन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दाएं मुड़ने लगी, फिर बाएं, फिर एक पूरा चक्कर, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उसी दिशा में देखता रहा, जंगल की तरफ। उसके होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो स्वागत जैसी नहीं, बल्कि पहचानने जैसी थी, जैसे कोई उसे वापस बुलाने आया हो और वो उसे पहचान गई हो। अचानक हवा तेज हुई, इतनी तेज कि घर के दरवाजे के नीचे की दरार से धूल अंदर आने लगी। हवा के साथ एक गहरा, सूखा, सड़ा हुआ बदबूदार झोंका कमरे में घुसा, जैसे किसी पुराने वीरान कमरे का दरवाजा पहली बार खोला गया हो। जयंत का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वो सुनाई दे रहा होगा। और फिर घर की सारी खिड़कियां एकदम एक साथ बंद हो गई, ऐसे जैसे किसी ने हर फ्रेम को बाहर से जोर से धकेला हो। कमरा पूरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में नीलिमा की आवाज नहीं, लेकिन उसके गले के भीतर से कोई खराश भरा, टूटा हुआ गहरा स्वर उठा, मानो कई गले एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे हों। जयंत एक कदम पीछे हट गया। उसकी रीढ़ जम गई। उसके शरीर ने पहली बार मान लिया, जो भी अंदर आया है वो सिर्फ नीलिमा के पास नहीं आया, वो नीलिमा के अंदर आ चुका है। और जंगल से आती वह आवाज धीरे धीरे चुपचाप दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई थी। घर की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो मृत थी, जैसे कमरे की हर चीज अपनी आखिरी सांस ले चुकी हो। इलायची की खुशबू, ना लकड़ी की हल्की महक, ना रात की नमी, कुछ भी नहीं।
बस एक ऐसा सूनापन फैल रहा था जैसे कोई पुराने मकबरे का पत्थर कमरे के बीच रख दिया गया हो। जयंत दीवार से टिककर धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसके शरीर की ताकत जैसे किसी ने चूस ली हो। उसकी आंखें नीलिमा को देख रही थी, लेकिन उसका मन उस चीज को समझने से इनकार कर रहा था जो उसके सामने हो रहा था। नीलिमा अभी भी फर्श पर बैठी थी। उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक तिरछेपन में झुकी थी और उसकी सांसें बेहद धीमी, इतनी धीमी कि लगता था वो सांस ले ही नहीं रही। कमरे के बाहर जंगल में एक आवाज घूमती रही, जैसे हवा किसी जीव के शरीर को छूकर लौट रही हो। कभी दूर, कभी पास, कभी बिल्कुल पास, इतनी पास कि लगता था वो दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा है। जयंत ने हिम्मत करके अपना सिर उठाया। कमरे में हल्का सा कंपन था। फर्श पर रखी टूटी किताबें थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। मैं जैसे जमीन के नीचे कुछ धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सीलिंग के कोनों में लगी परछाया कांप रही थी, जैसे हवा वहां अटक रही हो। धीरे धीरे जयंत ने नीलिमा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक बिना चेतावनी कमरा एक ठंडी बेचैनी से भर गया। एक पल को ऐसा लगा कि हवा का रंग बदल गया है, कि कमरे में मौजूद हर चीज पर कोई गहरा स्याह पर्दा डाल दिया गया हो। और फिर एक आवाज, बहुत हल्की, ऐसी कि सिर्फ कान नहीं हड्डियां सुनती है। हवा में सरकी वो आवाज किसी शब्द की नहीं थी, वो एक फुसफुसाहट की आकृति थी, एक खुरदुरी टूटी रगड़ खाती हुई। सांस जैसी नीलिमा ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, बहुत धीरे। उसकी हड्डियों से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी हरकत ऐसी थी मानो हड्डियों को अलग अलग किसी डोर से खींचा जा रहा हो। और फिर उसकी ठोड़ी ऐसे ऊपर उठी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर खींच रहा हो। उसकी आंखें आधी खुली, लेकिन उनमें इंसान का कोई रंग नहीं था। आंखों का सफेद हिस्सा बहुत ज्यादा सफेद था और काला हिस्सा बहुत ज्यादा गहरा, इतना गहरा कि लगता था जैसे किसी कुएं की गहराई में देख रहे हो। जयंत को महसूस हुआ कि उसे पीछे हटना चाहिए, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया था। ना हाथ उठ रहे थे, ना पैरों में ताकत थी। नीलिमा के होंठ हल्के हल्के हिलने लगे। शब्द नहीं निकल रहे थे, बस हवा निकल रही थी। लेकिन वो हवा किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी पुरानी घुटी सड़ी मिट्टी की तहों में दबे हुए जीव की सांस जैसी थी। धीरे धीरे उसकी गर्दन पीछे को झुकी, इतनी कि किसी सामान्य इंसान के लिए यह असंभव था। उसकी रीढ़ मानो टूटने को थी, लेकिन टूट नहीं रही थी। वो झुकती जा रही थी और फिर उसका शरीर एक झटके से रुक गया। कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें किसी की धड़कन तक सुनाई दे सके। लेकिन जयंत की धड़कन उसकी छाती में नहीं, उसके कानों में बज रही थी, जैसे उसके सिर के अंदर कोई भारी हथौड़ा मार रहा हो। और तभी घर के बाहर जंगल की तरफ से एक लंबा गहरा खींचा हुआ स्वर उठा। ना इंसानी न जानवर जैसा कुछ, बीच का कुछ, बहुत पुराना, कुछ बहुत टूटा हुआ। आवाज कोई चीख नहीं थी, वो किसी दर्द की कराह थी, जैसे किसी ने एक पुरानी उम्रदराज चीज को उसकी मिट्टी से खींचकर बाहर निकाल दिया हो। और वो चीज अब जंगल से चलकर सीधे इस घर तक आ रही थी। नीलिमा का शरीर हल्के कंपन में चला गया, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, लेकिन उसका सांस लेना सामान्य नहीं था। हर सांस के साथ ऐसा लगता था कि उसके भीतर कोई और भी सांस ले रहा है। उसकी पसलियां ऐसे उभरती थी जैसे अंदर कुछ धड़क रहा हो, कुछ ऐसा जो उसका नहीं है। धीरे धीरे उसकी उंगलियां फर्श पर रेंगने लगीं। उंगलियां कमजोर नहीं थीं, वो किसी शिकारी की तरह फर्श पर चल रही थी। एक एक उंगली अलग अलग दिशा में हरकत कर रही थी, जैसे उसके हाथ में नसें नहीं, छोटे छोटे जीव दौड़ रहे हों। जयंत की आंखें फटी रह गईं और तभी नीलिमा के हाथ ने फर्श पर एक आकृति बनानी शुरू कर दी। वो कोई निशान नहीं था, वो एक आकृति थी, एक चक्र की तरह, लेकिन असमान,
ऐसी आकृति जैसे कोई बच्चा अंधेरे में कांपते हाथों से कुछ खींच रहा हो। एक अलग भाषा, एक मृत भाषा, जिसका अर्थ सिर्फ वही जानता था जो उसे पढ़ सकता था। और जयंत नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो आकृति किसी अंदर बाहर को जोड़ रही है। एक राह, एक दरार, एक दरवाजा जो बंद रहना चाहिए था, लेकिन अब धीरे धीरे खुल रहा था। अचानक से घर के दरवाजे पर एक भारी सड़ी गहरी धक की आवाज पड़ी, इतनी भारी कि पूरा घर हिल गया। जयंत उठा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे, उसकी सांसें घुट रही थीं। लेकिन दरवाजे पर जो था वो चुप नहीं था। वो फिर से दरवाजे को दबाने लगा, हर बार इतनी ताकत से कि दरवाजे के किनारे कांप उठते। उसी समय नीलिमा का चेहरा एकदम ऊपर उठा, आंखें चौड़ी जैसे वो दरवाजे की दूसरी तरफ वाली चीज को देख रही हो। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी और उस मुस्कान में एक स्वागत था, एक पहचान थी, जुड़ाव था। जैसे उसे पता हो कि बाहर जो है वो उसके लिए ही आया है। जयंत समझ गया, जो भी अंदर आया है, जो भी उस परछाई ने पकड़ रखा है, वो अब बाहर नहीं रहेगा, वो अब अंदर आने वाला है। घर का दरवाजा अब किसी सांस लेती हुई चीज की तरह हिल रहा था। हर धक, हर धक्का, हर कंपन ऐसा लगता था जैसे कोई भारी मृत गल चुका प्राणी अपनी पूरी ताकत से लकड़ी की मोटी परतों को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फर्श पर रखी चीजें हल्के से उछल रही थीं, दीवारें थरथरा रही थीं। घर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य दानवीय भार के नीचे दब गया हो। जयंत के भीतर का डर अब इंसानी सीमा से बाहर था। वो सिर्फ डर नहीं था, वो जीवित महसूस होता हुआ भय था। एक ऐसा भय जो अंदर घुसकर नसों में फैलता जाता हो, एक ऐसा भय जो चेतावनी नहीं बल्कि मृत्यु की तैयारी जैसा था। नीलिमा अभी भी फर्श पर बैठी थी, लेकिन अब उसका शरीर शांत नहीं था। उसके कंधों पर छोटे छोटे झटके उठ रहे थे, ऐसे जैसे उसके शरीर के अंदर कोई धड़कता हुआ कीड़ा धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा हो। उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी, अस्त व्यस्त अटकी हुई, जैसे किसी ने उसे उस स्थिति में लॉक कर दिया हो। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जमी थी, एक स्थिर निर्भाव पर, अजीब तरह की गहरी चमक से भरी हुई नजर जिसमें कोई घबराहट नहीं बल्कि इंतजार था। किसी ऐसे का इंतजार जिसे वो पहचानती थी, किसी ऐसे का जिसे वो बुला रही थी। फर्श पर बनी वो अजीब आकृति, वो मृत भाषा की खुरदरी आसमान रेखा अब हल्की हल्की कंपी में चमकने लगी थी, जैसे फर्श के भीतर से कोई गर्म चीज उसके नीचे धड़क रही हो। रेखाएं धीरे धीरे फैलने लगी, उनमें से धुआं जैसा कुछ उठने लगा, लेकिन वो धुआं हवा में नहीं बिखरता था, वो फर्श पर ही जमा हुआ घूमता था। और घुमाव ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो। बाहर से आने वाली आवाज अब सिर्फ थक थक नहीं थी, उसमें एक भारी घसीटती हुई लय शामिल हो गई थी, जैसे वो चीज अपने शरीर को फर्श पर खींचते हुए आगे बढ़ रही हो, जैसे उसकी टांगें काम नहीं करती, या शायद वो किसी और तरीके से चलती हो। जयंत ने दरवाजे की तरफ नजर उठाई और पहली बार उसने देखा कि दरवाजे का निचला हिस्सा हल्का सा अंदर को धंसने लगा है। लकड़ी अब ठोस नहीं थी, वो किसी नरम पदार्थ की तरह दब रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों में भय इतना स्पष्ट था कि वो खुद उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन पैरों में जैसे जान नहीं। उसकी मांसपेशियां जैसे किसी ने ठंडी चिमटी से पकड़कर जकड़ दी हों। उसे लगता था जैसे घर की हवा उसके चारों ओर किसी पिंजरे की तरह कस रही हो। नीलिमा ने अचानक अपनी उंगलियां हिलाईं। वो अब कोई आकृति नहीं बना रही थी, वो फर्श पर रगड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी थीं, जैसे वो फर्श के नीचे कुछ महसूस कर रही हो, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो अब जाग चुका हो। उसकी हर उंगली अलग अलग दिशा में फिसलने लगी, मानो उसका हाथ टूटकर अलग अलग जीवों में बदल गया हो। कमरे की हवा का दबाव बढ़ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऐसा लग रहा था।
जैसे घर का हर कोना किसी अदृश्य चीज से भर चुका हो, जो ना सामने दिख रही थी ना सीधे महसूस हो रही थी, पर वो मौजूद थी अपने पूरे भारी मृत सड़े हुए वजूद के साथ। और तभी दरवाजे पर एक इतना शक्तिशाली धक्का पड़ा कि पूरा घर एक पल को उछल गया। दीवारों पर लगी पेंट की परतें धूल की तरह झड़ने लगी, सीलिंग से मिट्टी गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे घर किसी प्राचीन श्मशान भूमि पर बनाया गया हो और नीचे जागे हुए मृतकों की करवट से हिल रहा हो। धक्का पड़ते ही नीलिमा के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भयावह शांति उतर आई। उसका सिर धीरे से एक तरफ झुक गया। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई बच्चा अपनी खोई हुई मां को पहचान ले। कमरे की रोशनी अचानक मध्यम होकर बिल्कुल नीली पड़ गई। एक बीमार भूतिया नीला दीवारों पर लगी परछायां लंबी होकर कमरे के बीच आ गई और ऐसा लगा जैसे परछायां एक दूसरे से मिलकर एक आकृति बना रही हो। एक विशाल अंधेरी मुड़ी तुड़ी आकृति अब फड़कने लगी, जैसे किसी का सांस लेना उस पर असर डाल रहा हो। उसे महसूस होता था कि फर्श के नीचे कुछ धड़क रहा है, कोई दिल जो उसका नहीं लेकिन बहुत पास है। जयंत को पहली बार लगा ये सिर्फ परछाई नहीं, ये जीव है, ये सांस ले रहा है, ये देख रहा है, ये इंतजार कर रहा है। दूसरा भयानक धक्का पड़ा। दरवाजे की बाहरी परत टूटकर अंदर गिरी। फर्श पर लकड़ी के टुकड़े फैल गए। जंगल की ठंडी मृत सड़ी हवा भीतर घुस आई और उसके साथ एक बेहद धीमी बेजान सरसराहट, जैसे कोई भारी कपड़ा जमीन पर घसीटा जा रहा हो घर के अंदर कदम रख रही थी। जयंत की सांसें बंद हो गई। उसकी छाती में दबी गर्मी ठंडी पड़ गई। उसकी आंखें सूख गईं। दरवाजे के टूटी हुई चौखट के पीछे अंधेरा हौले हौले हिला। फिर वो अंधेरा थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर वो दो भागों में बंटा। जैसे कोई बाहर खड़ा है लेकिन रोशनी उसे छू भी नहीं सकती। नीलिमा का शरीर जैसे उसे पहचान गया। उसके कंधे हल्के उठे, उसकी रीढ़ तन गई। उसके होठों पर ऐसी मुस्कान आई जो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान स्वागत की थी, मिलन की थी, उसकी थी जो एक दफन चीज को फिर से बुलाती है। बाहर की अंधेरी आकृति धीरे धीरे घर के फर्श पर कदम रख रही थी, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं चलती थी। वो जमीन पर खिसक कर आगे बढ़ती थी। उसके आसपास हवा ठंड नहीं बर्फ बन जाती थी। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि कमरे का हर कोना जैसे उसके वजन से दबा जा रहा था। जयंत समझ गया ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं, ये सिर्फ कोई परछाई नहीं, ये कुछ ऐसा है जो कभी इंसान नहीं रहा, या शायद बहुत पहले था और अब वो वापस आया है नीलिमा के बुलावे पर। कमरे में अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जिंदा था, वो फैल रहा था, वो सांस ले रहा था, वो घर को निगल रहा था। और इस सब के बीच नीलिमा धीरे धीरे उठकर उस आकृति की ओर बढ़ रही थी। रात की ठंड अब कमरे की दीवारों में उतर चुकी थी। हवा इतनी धीमी थी कि जैसे उसकी सांसें भी डर के बोझ तले दब गई हों। नीमा फर्श पर पड़ी थी, बेहोश, टूट चुकी, लेकिन अभी भी जिंदा। उसकी सांसें धीमी थी पर चल रही थी। बाहर जंगल में उसी वक्त एक और किसी चीज की जागरण शुरू हो चुकी थी। मुनि वहीं खड़ा था, बेजान, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे नीमा की तरफ घूमती, पर आंखें स्थिर, बिल्कुल निर्जीव, जैसे किसी और की चेतना उसकी आंखों के पीछे से झांक रही हो। कमरे के हर कोने में ठंड अचानक बढ़ने लगी। फर्श जैसे बर्फ में बदलता गया। नीमा की पलकों ने जरा सा हिलना शुरू किया, होश लौट रहा था। पर जैसे ही उसने हल्की सी आवाज में मुनि कहा, मुनि के शरीर में एक झटका सा आया। उसकी गर्दन एकदम से सामान्य सीधी हो गई, लेकिन चेहरे पर वही भावहीन डरावनी खामोशी बनी रही। भारी खुरदुरी आवाज कमरे में गूंजी, ना मुनि की ना किसी इंसान की। अब तुम जाग गई हो, अच्छा हुआ। हमें अभी बहुत कुछ बांटना है। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ जमा है। नीमा जमीन पर हाथ टेक कर उठने की कोशिश करती है, पर मुंह से सिर्फ टूटी सांसें निकलती है।
उसके सिर में तेज दर्द दौड़ रहा था, जैसे किसी ने उसकी यादें उधेड़ दी हों। कमरे का दरवाजा बिना हवा के खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़की के बाहर जंगल बिल्कुल शांत हो गई। कुत्तों की दूर तक भौंक भी रुक चुकी थी। मुनि धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसकी तरफ आई। कदमों की आवाज नहीं, बस फर्श पर बर्फ टूटने की चरमराहट। नीमा ने कांपते हुए आंखें उठाईं। मुनि, तुम ठीक हो? लेकिन मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर धीरे, बहुत धीरे उसका चेहरा नीमा के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया और फुसफुसाया, मैं मुनि नहीं हूं। उसी पल पूरे कमरे में एक तेज कांप उठी। दीवारों पर तंगी तस्वीरें हिलने लगी। छत का पंखा बिना बिजली के घूमने लगा, तेज और बेढंग। नीमा का दिल तेज धड़कने लगा। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, पर पीठ दीवार से टकरा जाती है। मुनि की आंखों में अब एक काली परत उतर रही थी, काली गहरी, जैसे जलते हुए लकड़ी की राख। वो मुस्कुराया बड़ी मुश्किल से, जैसे चेहरे की मांसपेशियां हिलाना भी उसे स्वाभाविक नहीं लग रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले बची हो, पर असल में तुम शुरुआत हो नीमा के पीछे। दीवार अचानक ठंडी से बर्फीली हो गई। उसने देखा दीवार पर उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, इतनी लंबी कि उसकी परछाई की गर्दन छत तक पहुंचने लगी। पर असली दर्द तब लगा जब परछाई ने अपना सिर नीमा से उल्टी दिशा में मोड़ा, उल्टा, टेढ़ा, अस्वाभाविक, और मुस्कुराई। नीमा की सांस अटक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। परछाई ने जैसे दीवार से खुद को उखाड़ना शुरू किया। उसकी उंगलियां पहले बर्फ जैसी दीवार से बाहर निकली, लंबी, पतली, नुकीली, जैसे इंसान की नहीं हो। मुनिया जो भी उसके अंदर था खड़ा हो गया। उसकी रीढ़ में अजीब सी कंपकंपी दौड़ी। फिर उसने हाथ उठाया और कहा, दूसरी परछाई बाहर आओ, वो तैयार है। नीमा चीखी, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं निकली, जैसे दीवारें आवाज निगल रही हों। परछाई अब पूरी तरह दीवार से बाहर आ गई थी। उसका चेहरा नीमा जैसा ही, लेकिन काला, धुंधला, और नाक मुंह के स्थान पर बस गहरी खाली जगह। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक धुआं, तेजी से हिलता उठता बदलता धुआं। परछाई ने नीमा की तरफ देखा और कमरे का तापमान अचानक और गिर गया, इतना कि नीमा की सांसें धुएं जैसे सफेद दिखने लगी। मुनि धीरे से बोला, तुम्हारी परछाई बहुत समय से इंतजार कर रही थी, अब वो तुम्हें पूरा करेगी। नीमा ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, मैं नहीं। परछाई अचानक दौड़ते हुए उसकी तरफ आई। उसके कदमों की आवाज कुछ नहीं, बस फर्श पर धुआं फैलता चला गया। नीमा उठना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर उसका शरीर भारी हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। परछाई उसके बिल्कुल पास पहुंच गई। नीमा ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि परछाई उसके चेहरे को छू रही है, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां, और फिर एक झटका, जैसे कोई उसके सिर के अंदर कुछ खींच रहा हो। वो दर्द से चीख पड़ी, चीख इतनी तेज कि अगर कोई घर के बाहर होता तो सीधे भाग जाता। लेकिन उस रात कोई बाहर नहीं था, कोई जागता नहीं था, जैसे पूरा इलाका नींद में धंसा हो। मुनि ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी उंगलियां हवा में उठी और दरवाजे पर खुद ब खुद ताला लग गया। अब नीमा और परछाई एक दूसरे के बहुत पास थी, इतना कि दोनों की सांसें एक हो रही थी। परछाई ने फुसफुसाया, हम दो नहीं हैं, हम एक ही है, बस तुम ही नहीं जानती थी। और तभी कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सारा घर अंधेरे में डूब गया। मात्र एक आवाज, नीमा की धीमी टूटी हुई सांसें और परछाई की गहरी खुरदुरी फुफकार। मुनिया उस पर अधिकार जमाए हुए अस्तित्व धीरे से बोला, अब अंतिम चरण शुरू होगा, और जब सूरज निकलेगा तुम्हारी जगह कोई और खड़ा होगा। कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे रात अपनी सांसें रोककर देख रही हो कि आगे क्या होगा। और तभी नीमा की सांस अचानक रुक गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य रस्सी से ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे, असहज, अस्वाभाविक, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने उसे छोड़ दिया हो। परछाई उसके नीचे खड़ी थी, उसकी ओर हाथ फैलाए, और घर के हर कोने में अंधेरा फैलता जा रहा था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस वही धीमी भारी सांसें जो ना नीमा की थी न मुनि की। अंधेरा अब कमरे में फैल नहीं रहा था,
कमरे को खा रहा था। नीमा हवा में लटकी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके शरीर को पकड़ रखा हो। आंखें बंद, चेहरा सफेद, उंगलियां ढीली। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने ही वाली है। नीचे जमीन पर उसकी परछाई धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल रही थी, लंबी काली धुएं जैसी। और बिना चेहरा मुनि या उसके भीतर छिपा वो दूसरा अस्तित्व नीमा को टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे तो गहरे कुएं जिनका तल नहीं दिखाई देता। कमरा अचानक किसी भारी अनजानी शक्ति से कांपने लगा। मुनि ने धीमे से कहा, समय आ गया है। तुम्हें अपना दूसरा रूप लेना ही होगा, जिसे तुमने इतने वर्षों तक दबा रखा। आज वो जागेगा। नीमा की उंगलियां झटकों में मुड़ने लगी। उसकी पीठ का हिस्सा अस्वाभाविक रूप से तिरछा होने लगा। गर्दन के पीछे की हड्डियां चट चट की आवाज करने लगी, जैसे अंदर की किसी नस पर बुरा जोर पड़ा हो। उसकी चीख गले में ही अटक गई। आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसकी परछाई ने अब हाथ उठाया, लंबी खौफनाक उंगलियों वाला हाथ, और हवा में तैरती नीमा के सीने की तरफ बढ़ा दिया। कमरे में अचानक एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। शुरू करो। और उसी पल परछाई की उंगलियां नीमा के सीने में गड़ने लगी। शरीर नहीं पटा, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर कुछ टूट रहा था। ऐसी आवाज जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। नीमा के चेहरे पर दर्द की लकीर उभर आई। आंखें खुली, बड़ी डरी हुई खामोश, पर उसकी आंखों में अब दो परछाइयां दिखाई देने लगी, जैसे उसकी असली चेतना और उसकी अंधेरी चेतना दोनों एक साथ जाग रही हो। मुनि धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो उसके बिल्कुल नीचे खड़ा था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और नीमा का शरीर और ऊपर उठ गया। कमरा और अंधा हो गया। अब सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, परछाई की धीमी गहरी फटी सांसें। फिर मुनि ने कहा, अब अपना रूप बदलो नीमा, अब खत्म है। उसी क्षण एक जोरदार धमाका। नीमा का शरीर अचानक नीचे गिरा, जैसे किसी ने इनविजिबल पकड़ छोड़ दी हो। उसका शरीर एक ही पल में जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि कुछ इंच ऊपर रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी परछाई जो पहले जमीन पर फैली थी, अचानक अपने घुटनों पर खड़ी हो गई, और फिर धीरे धीरे वो नीमा के शरीर में घुसने लगी, जैसे काला धुआं किसी खाली खोल में भर रहा हो। नीमा की आंखें सफेद होने लगी, पूरी सफेद, और उसकी सांसें तेज होती चली गई। ये दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि अगर कोई देख लेता तो वही बेहोश हो जाता। मुनि पास आकर बोला, अब तुम पूरी हो जाओ। तभी कुछ हुआ जो उसे भी नहीं पता था। नीमा की आंखें अचानक खुली, पूरा सफेद गिरा हुआ, बीच में काली बिंदु भी नहीं। उसकी सांस एकदम रुक गई, और फिर उसकी गर्दन पीछे की ओर इस तरह मुड़ी कि एक भयानक हड्डी टूटने की आवाज आई। कमरा अचानक शांत हो गया। मुनि ने एक कदम पीछे हटाया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। नीमा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके शरीर की हर हड्डी जैसे टूटकर नए तरीके से जुड़ गई हो। चलने की ध्वनि असहज थी, जैसे हाथ पैर अपनी जगह पर ठीक नहीं हो। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके पीछे अब कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि उसकी परछाई उसके अंदर आ चुकी थी। नीमा ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर मुनि को एकटक घूरा, और फिर उसने कहा, अब मैं दो नहीं, एक हूं। आवाज नीमा की भी थी, और किसी और की भी, जैसे दो आवाजें एक में मिल गई हों। मुनि ने डरते हुए कहा, तुम्हें मुझे मानना होगा, मैं तुम्हारा मार्ग। लेकिन नीमा हंस पड़ी, धीमी, खोखली, असहज हंसी। तुमने मुझे जगाया था, पर जो जागा है वो तुम्हारा नहीं रहा। मुनि ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीमा एक कदम आगे बढ़ी, फिर दूसरा अजीब टेढ़े झटकेदार कदम। उसने मुनि के चेहरे को देखते हुए कहा, अब सूरज निकलेगा और इस घर में सिर्फ एक ही रहेगा। मुनि ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, पर आवाज निकल नहीं रही थी। नीमा ने उसका गला पकड़ लिया। उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी, और उसकी गर्दन के पीछे कसाव बढ़ता गया। कमरा एक पल को पूरी तरह शांत हो गया, जैसे सब इंतजार कर रहे हों कि अगले पल क्या होने वाला है।
मुनि की सांसें टूटने लगी, चेहरा नीला पड़ने लगा। और तभी नीमा ने फुसफुसाकर कहा, अब मैं लौट चुकी हूं। अगले ही पल लाइटें अचानक जगमगा उठीं और स्क्रीन काली।